नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के समक्ष रहा है कि आप लोग अपनी स्टडी करें, समझें, उसी के बाद आगे जाके इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं. दूसरी चीज़ें इसमें मैं आपको थोड़ा, जैसे ये डेट वाइज आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह मेरे देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से मार्केट ने पलटी ली, चीज़ें मतलब कन्वर्ट हुई. और ये देख सकते हो कि ये 25 सितंबर 2024 का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाई पड़ा. तो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे था इस समय. तो पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स भी ऑल टाइम हाई पे दिखाई पड़े थे. कितने थे, क्या थे, उन पे थोड़ा सा देखते हैं. तो आप ये देखेंगे कि देखो, 9 अनरियलाइज गेन में दिखाई पड़ रहे हैं 19,14,000. और ये रियलाइज प्रॉफिट बुक करके, और ये थे. तो ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि 19,625 नहीं सॉरी 24, और बाकी ये 39 प्लस ये. तो मतलब और डिविडेंड वगैरह भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो करीबन 25 लाख का प्रॉफिट तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में हाईएस्ट टाइम पे देखा था. अब ये मार्केट था ऑल टाइम हाई पे, पोर्टफोलियो था ऑल टाइम हाई पे. मार्केट नीचे गया, पोर्टफोलियो नीचे गया. हमको इस बात पे ध्यान देना है कि जो हम लेके बैठे हैं, या जो चीज़ें हम मतलब कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट, उन कंपनीज में कहीं कोई गड़बड़ ना हो. बस यही है एक, ये बहुत समझदारी का काम जरूर करना चाहिए और पोर्टफोलियो को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए. अब ये है कि मार्केट वापस जब कभी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, जब भी कभी जाएगा, तो क्या पोर्टफोलियो पे आपके गेंस वापस ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, या उससे ज़्यादा जाएंगे, या उससे कम जाएंगे. कब जाएगा मार्केट ऑल टाइम हाई पे, हमें नहीं पता. तो क्या करना चाहिए, किस तरह की सिचुएशन रहनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पे आप लोगों के समक्ष बात करता रहता हूँ. प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और काफ़ी मतलब कोशिश है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेके आ जाऊँ और करूं. तो अब जैसे इन्वेस्टमेंट में डे टू डे इंप्रूवमेंट होता रहता, चीज़ें होती रहती. तो अब जैसे मार्केट गिरा, निफ्टी 50 गिरा, मिड कैप गिरा, स्मॉल कैप गिरा, और ज़्यादा गिरा भाई. ये हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में देखा. और भी माइक्रो कैप, नैनो कैप, एसएमई लॉट, तो वो उनकी गिरावट उसी रेशियो में रही और उनकी पॉजिटिविटी उसी रेशियो में रहती है. बशर्ते आप इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनी आपने ले रखी है वो फ्यूचर में क्या अपडेट्स दे रही, किस तरह. और जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा रिस्क. अब इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जो है कि सर फिर रिस्क क्या कैलकुलेटेड लेके लेवल पे आगे बढ़ो. मैंने एसएमई लॉट के लिए भी बोला कि कब आप एलिजिबल होते हैं एसएमई लॉट में लेने के लिए, या किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए. वहाँ पैसा जीरो भी हो सकता है, मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल की चाहिए. वहीं पे जैसे अभी नाउ मार्केट जैसे गिरावट में गिरा हुआ है ऑलमोस्ट, एक तरह से मान सकते हो. तो अच्छी कंपनी, खराब कंपनी, सब आपको कोई थोड़ी ज़्यादा, कोई थोड़ी कम, सही वैल्यूएशंस पे दिखाई पड़ रही हैं. और ये सिचुएशन हो सकता है अभी नहीं खरीद पाने की, जो हमारी एक रिटेल इन्वेस्टर की जो सोच होती है कि भाई हम इन लेवल्स पे क्यों ना खरीदें. बोले अरे यार, नीचे गिर रहा, करेक्ट आएगा, अच्छी कंपनी, सब कुछ है, और नीचे मिल सकती है, और नीचे मिल सकती है. तो मैं अपना पैसा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगाऊंगा, उस जगह पे लगाऊंगा जहां पे मुझे मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जाए तो मैंने बॉटम पे खरीदा और मैं वहां जाके प्रॉफिट बुक कर दूंगा. तो वो स्मार्टनेस जो है, आप एक दो बात तो कर सकते हो, लेकिन वेयर एज मार्केट में पैसा बड़ा बनाने का जो एक मूल मंत्र है वो इस बात पे है, केवल 2 या 3 चीजें केवल ध्यान देना है. एक तो ये है कि आपको फंड्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, भले ही थोड़े से हों. मतलब कि मान के चलो आपकी 20,000 की इन्वेस्टिंग है पर मंथ की, 10,000 की है, किसी की 50,000 की है, तो जब तक अगला महीने की सैलरी, कोई कंसिस्टेंट आपकी इन्वेस्टिंग रहेगी, तभी जाके आप मार्केट में मैजिक कर पाओगे. तो जब भी आप अगले आपकी सेविंग्स या चीज़ें, इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो आने वाला हो, उससे पहले आप के फंड्स कुछ भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो अवेलेबल रहने चाहिए, सो दैट यू शुड एबल टू बाय ऑन डिप्स एज ऑन द करेक्शन ऑफ द मार्केट. भले ही 2 शेयर करो कि मेरे जीटीटी ट्रिगर हुआ और इस जगह पे मैंने 2 शेयर बाय किया, 1 शेयर बाय किया, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कि वो आपकी कंट्रीब्यूशन अपने पोर्टफोलियो पे आपने दी कि हाँ भाई मैंने 2 शेयर बहुत ही सस्ते प्राइस पे मैंने बाय कर पाए. कल को मालूम पड़ा और करेक्ट हुआ तो हाँ, 2 शेयर का पैसा और बचा हुआ था, ठीक है. तो आखिरी दिन तक आपके पास पैसा होना चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट यू शुड एबल टू बाय एटलीस्ट 2 शेयर्स, कि भाई ठीक है अगला फंड आएगा तो फिर बैकअप मिल गया, और उसको उसी स्मार्टनेस के हिसाब से बाय करना. कि मान के चलो कोई कंपनी आपने 100 रुपए पे खरीद ली है इस महीने, अक्टूबर मान लो खरीदी थी, जब सितंबर 2024 से गिरावट हुई है, अक्टूबर में आपने जो कोई कंपनी खरीदी, आपने देखा करेक्शन हुआ मार्केट में, बोला ठीक है यार
फर्नेस ने दबा के सेलिंग करी, बोला ठीक है। तो आपने 100 रुपये पे जो शेयर चल रहा था वो शेयर आप 80 पे बाय कर लिया और आपने बड़े लॉट में बाय कर लिया। होगा क्या फिर, अब उस 80 को मार्जिनली आगे बढ़ाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी और उसमें भी फिर बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, धीरे 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 करके चीज़ें करनी पड़ती है, समय लंबा लग जाता है। तो समय तो मार्केट को देना पड़ेगा, चाहे ऐसे दे दो चाहे वैसे दे दो। वेयर एज वहीं पे अगर आपने, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये कंपनी है, इस सेक्टर से है, मेरा इतना पैसा लग सकता है, मेरा फंड्स और मेरी एलोकेशन क्या हो सकती है, उस हिसाब से मैं किस रेशियो में बाय करूं, कब बाय करूं, कितना बाय करूं, वो आपको अपनी एनालिसिस थोड़ी सी करनी चाहिए। हम जो 3 बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो ये बात है कि अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो पे होनी चाहिए, मतलब वो कंपनी फंडामेंटली, बैलेंस शीट वाइज, रिटर्न्स वाइज और प्रोमोटर वाइज, जो मैनेजमेंट वाइज जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आपको उस सेक्टर से या उस चीज़ों में, उसको डीप एनालिसिस करो। और जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यार इन जितनी भी उसके बारे में दुनिया जहाँ में चीज़ें अवेलेबल हैं, कहीं पे भी वेबसाइट पे, उसके साइट पे या कहीं कुछ भी, जो भी कुछ अवेलेबल है उनको चेकआउट करने के बाद फिर आप निकल के आप आते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी मुझे ठीक दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा पैसा या डिपेंडेंसी उसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे लगा दी जाए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पैसा भी जीरो हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अब जैसे बिलीव सिस्टम की बात आती है, जैसे मेरे अंदर भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी गलती है, मैं आप लोगों ने देखा है कि एसएमई लॉट में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। जिस तरह से एस्कोनेट की बात करूं कि जो मेरा रेशियो है उस हिसाब से वो बड़ा है, ठीक है। तो दैट विल हैम्पर माई अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं कि कंपनी में मैं बुलिश नहीं हूँ, चीज़ें नहीं है, हाँ है, ठीक है, लेकिन एलोकेशन वाइज थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वहीं पे उसी के आसपास का पैसा वीबीएल में लगा हुआ है, तो उस पैसे पे बिलीव सिस्टम सेफ्टी इन कंपेयर टू एस्कोनेट ज्यादा होगी। ये सब चीजें भी सीखनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नए आप इन्वेस्टर आए और एकदम से आपने बड़ा पैसा वहां लगा दिया। तो इन सब, अब मैं उसको इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, मैं वीवीएल भी बाय कर रहा हूं, मैं स्काई गोल्ड भी बाय करता हूं, मैं यथार्थ भी बाय करता हूं, मैं डायनेमिक केबल भी बाय करता हूं, मैं जो है और भी कंपनीज हैं जहां जहां मुझे दिखाई पड़ता है, जैगल भी बाय करता हूं। तो मेरा एलोकेशन उस तरह से इक्वलाइज होता चला जा रहा है, धीरे 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 करके कंटिन्यू इन्वेस्टिंग जो होगी तो वो कहीं ना कहीं जाके एक एस्कोनेट को एक अलग लेवल पे लेके आ जाएगी। भाई ठीक है, कंपनी की जो कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट आपके पोर्टफोलियो पे बनी हुई थी वो कम होती चली जाएगी जब दूसरी कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, और बाय करने की जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फॉलो की उसको अगर फॉलो करोगे। आज की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप जैसे इस चार्ट को जैसे ऐसे ही देखते हैं तो निफ्टी ये देख सकते हो गिरावट, ये फरवरी 28 तक का दिखाया हुआ कि निफ्टी 50 में गिरावट। तो गिरावट तो सभी जगह है, हर तरह से रही है। और आज जो है सिचुएशन ये आई कि आज स्मॉल कैप वगैरह में अच्छी खासी गिरावट हुई और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से तो टोटल बाइंग है, बट और एफ की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग है। तो इनका आना जाना इधर उधर लगा रहेगा। आप लंबे समय में चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा एनालाइज करते रह गए तो चीज़ें नहीं कर पाओगे। डिप्स में बाय करते रहो, छोटा 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 छोटा, उतना ही बाय करना है जिस फंड्स की आपकी जरूरत ना हो, लालच में बाय करना नहीं है। देख सकते हो गिरावट भी होती है, जितनी छोटी कंपनीज होती हैं, जितना छोटा सेक्टर होता है उसी रेशियो में गिरावट होती है, पॉजिटिविटी भी उसी रेशियो में आती है। आप देख सकते हो ग्रेजुअली कि यहाँ देख सकते हो निफ्टी 100 की बात करी जाए, ये देख सकते हो निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी 2, ये मतलब अलग अलग आपका पूरा दिखा रखा है। और गिरावट का रेशियो भी आपको दिखा रखा है, ये 28 फरवरी तक का डाटा है। तो ये इस तरह की सिचुएशन। तो आप और जब बाउंस बैक करेगा मार्केट या चीज़ें तो वो बाउंस बैक भी करेंगी उसी रेशियो में। तो आपकी अगर गिरावट ज़्यादा है तो दैट विल डेफिनेटली बाउंस बैक इन अ गुड शेप, ठीक है। वहीं पे देख सकते हो कि ये कुछ डाटा दे रखा था कि यहाँ पे मंथ वाइज फर्म इन्वेस्टर्स ने कितना कितना सेलिंग किया, तो उनकी सेलिंग लगातार रही तो हमारा यहाँ हाहाकार मच गया, ठीक है। अब उनकी 2-3 दिनों से बाइंग है, लेकिन वहीं डीआईज ने सेलिंग चालू कर दी तो आज उसमें गिरावट है। स्पेशली स्मॉल कैप में उन्होंने सेलिंग कर दी, प्रॉफिट बुक कर ली, तो वो सेक्टर नीचे गिर गया, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी डेंट ज़्यादा बड़ा आया। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ऑल इन ऑल आप किस तरह से ग्रोथ कर रहे हो उन पर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब भाई यहाँ पे बात करेंगे आज जो ने क्या किया उन सब चीज़ों पे चलते हैं। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाइज सीधा सीधा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 40,27,000 पे क्लोजिंग देखे गया, और ये इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। लगभग 30 लाख जो अभी अमाउंट लगा होगा वो लगभग 30,50,000 के आसपास का अमाउंट लगा हुआ है। यानी कि आप देखोगे तो 10 लाख करीबन 9.5, और ये और करीबन 10 लाख के प्रॉफिट्स प्लस दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर इसको यहाँ से टैप डाउन देख लें तो शायद दिखाई पड़ जाएगा चीज़ें किस तरह से अपडेट हुई कि नहीं हुई। अगर इनको देखते हैं तो ये
दिसंबर में था, पता नहीं, हाँ ठीक है चलो, लगभग 4 साल के इक्वलेंट चीज़ें हुई। ये तो ये क्या आ गया, नहीं नहीं ये कुछ गलत कर दिया मैंने, अच्छा अच्छा 2025 का ही कर दिया, ठीक है, इसको 20 होना चाहिए, ठीक है। तो मार्च कहाँ से आ गया यार, नहीं 21 में था, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पैसा डाला था वो पोर्टफोलियो पे, ये अभी नहीं चल पा रहा यार, हैंग कर जा रहा है बार बार, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट्स में तो आप रेशियो, अभी ये तो सही से आ नहीं रहा, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जो आपने अगर कल के वीडियो को देख लोगे जाके तो उसमें से इतना माइनस कर देना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन रही, और आज जैसे पोर्टफोलियो में गिरावट है लगभग 3% या 3+% के करीब गिरावट है। बाइंग में जो देख सकते हो, स्काई गोल्ड में 2 शेयर बाय किए और ऑलमोस्ट बॉटम पे ही लेने की कोशिश करी, और जो है 321 रुपये के आसपास, 320 रुपये 50 पैसे के आसपास लोवेस्ट बॉटम बनाया, यानी 321 रुपये, और 2 शेयर ऐड ऑन हो गए पोर्टफोलियो पे। तो स्टडीज इसी तरह से बनी रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। अब गिरावट है मैक्सिमम मोस्ट शेयर्स में, पूरे पोर्टफोलियो में, तो उसका असर तो बैठेगा ही बैठेगा। यहाँ जैसे वीबीएल में बड़ी गिरावट है, स्काई गोल्ड में गिरावट है, डीजे प्लास्टिक गिरावट है, तो सब जब गिरेंगे तो पोर्टफोलियो पे गिरावट, क्या सभी कंपनी खराब हो गई, हमें इन सब चीज़ों पर एनालिसिस करनी चाहिए। देख सकते हो कि अब लगातार गिरावट है, हर तरह से गिरावट है। नीचे की अगर कंपनी हम देखें जो ऑलरेडी लॉस में है, उनमें क्या सिचुएशन रही, तो ये देख सकते हो कि 5% एस्कोनेट सीधा लोअर सर्किट, देन डायनेमिक केबल्स में लोअर है, इसमें भी लोअर है, देन इधर भी डाउन है, इधर भी डाउन है। तो इस तरह से जो गिरावट का रेशियो है वो बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे करके, और पॉजिटिविटी भी उसी रेशियो में आती है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली ऑर्डर्स वाइज बात करूं तो देख सकते हो स्काई गोल्ड में 2 शेयर आए, और यहाँ पे और भी लगे हुए हैं, जैगल के लगा हुआ है, स्काई गोल्ड लगा हुआ है, डायनेमिक केबल लगा हुआ है, बिग ब्लॉक लगा हुआ है। तो इन प्राइजेस पे अगर इन पे ये ट्रिगर होगा तो पैसा लगेगा, और ये फंड्स जो है देख सकते हो थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, पैरेलली अभी और भी है छोटा मोटा, तो वो तब तक नेक्स्ट सैलरी आ जाएगी। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। अगर रिटर्न्स की भी ऐसे ही रेशियो में कैलकुलेट कर लिया जाए तो भी मैं कहूँ कि देखो करीबन 30.5 लाख अगर हटा दें तो कितना बचता है, यहाँ से 30 हटा दिया तो बचा 10, और 27 और 30 40 50 60 तो 50 हटा दिया 10, यानी कि 10,10,10,000, ये करीबन 10.25 लाख के आसपास की आज की गिरावट के बाद की मतलब रिटर्न हैं, बचे हुए हैं। अब ये लगभग 4 साल में बने हुए हैं, पैसा धीरे धीरे ग्रेजुअली लगा है, बहुत सारी गलतियां की, कहीं लॉसेस बुक किए, कहीं प्रॉफिट बुक किए। तो बात ये है कि हमें सेटिस्फाइड क्यों रहना चाहिए, हमें सेटिस्फाइड इस बात पे रहना चाहिए कि जैसे मार्केट में पूरी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, और वहीं पे जो हमारे सोचने का तरीका है, हम ये सोचते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे प्रॉफिट्स लगभग 24-25 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स मेरे ऑल टाइम हाई पे थे। जब भी मार्केट बाउंस बैक करेगा और अगर वो कंपनी ठीक है, काम कर रही है, चीज़ें सही हैं, तो दैट विल डेफिनेटली गो हायर। मतलब अगर वो आपका कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं होती कोई कंपनी, तो आपने अगर पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ये डिप्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जैसा आप मुझे देख रहे हो, तो करते रहते हो, तो आपको लंबे समय में बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। बड़ा पैसा बाद में ही बनता है, लंबे समय में ही बनता है। और जैसे यहाँ की बात करूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि किस तरह से कंपाउंडिंग की स्टेज आती है। अगर जैसे मान के चलो मैंने लगभग 30 लाख रुपए इसमें लगाया, ये 30 लाख रुपए की मैं एफडी कर देता और वहाँ से मैं इंटरेस्ट लेता, तब भी कितना पैसा, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुझे मिलता। अगर वो भी पैसा 30 लाख का 30 लाख मुझे एक ही दिन में देना पड़ता। मतलब अगर आप मान के चलो जो एफडी करते हैं भाई, ठीक है, सेफेस्ट वे है कि भाई ठीक है मैंने एफडी कर दी, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा पैसा है, लगा दिया और ठीक है। हालांकि ये पैसा तो मैंने धीरे धीरे करके इकट्ठा किया है जो मैंने लगाया है, और बहुत सारी गलतियां की, और स्टार्टिंग में पैसा नहीं बनता है, पैसा बाद में ही बनता है। तो अभी जैसे गिरा हुआ मार्केट है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर मैं देखूं कि करीबन 11 लाख का प्रॉफिट आप मान सकते हो, क्योंकि मैं डिविडेंड्स और वो सब जोड़ा नहीं हूं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए कि रिटर्न वाइज जो है कि 11 लाख का प्रॉफिट लगभग अवेलेबल आज की बड़ी गिरावट के बाद में, 1,30,000 की करीब गिरावट के बाद में। तो अब ये 11 लाख रुपए हैं, और लगभग 12 चौक 48 50 मंथ्स तो हो ही गए हैं, ठीक है। जब हमने पहला इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी चीज़ें करी, और बहुत कुछ सीखा धीरे धीरे करके, तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 22,000 रुपये पर मंथ का मुझे पैसा मिला है जब से मैंने मार्केट में अपना डीमैट खोला है। एवरेज में मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पूरा पैसा 30 लाख तो एक बार में दिया नहीं है, और 22,000 रुपये महीने का अगर मैं एफडी भी कर दूं, आज की तारीख में अगर मैं एफडी कर देता हूं,
तो भी 22,000 रुपये, 30 लाख रुपए की, तो 30 लाख रुपए पे 22,000 रुपये पर मंथ का मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी बैंक में कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर मान के चलो अभी कोई बंदा है बोले यार ये मार्केट में तो बहुत प्रॉब्लम है, ये अब मैंने 25 लाख के प्रॉफिट्स देख लिए, अब मुझे 11 लाख रुपए के प्रॉफिट्स देखने पड़ रहे हैं, तो मुझे खराब लग रहा है, तो मुझे लग रहा है यार मेरा पैसा बना था ना, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी फीलिंग, इसीलिए मार्केट में आदमी टिकता नहीं है, यही वजह है। आप केवल अपने अच्छी चीज़ों पे काम करते जाओ। अब जैसे देखा जाए, अभी आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दे रखा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा डिस्कशन होता रहता है, हर बंदा अपना अपना एफर्ट्स डालता है, वहाँ डालता है, हर तरीके से डालता है। और आई एम सैल्यूटिंग यू ऑल ऑफ यू ब्रदर, कि जो भी लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, और हम सबके सब ग्रो करेंगे। तो वहाँ पे जैसे मैंने बात करी कि बंदे ने डाला एक ने कि यथार्थ हॉस्पिटल में एफआईज और डीआईज की स्टेक बढ़े, और यथार्थ में अच्छा खासा करेक्शन हुआ। तो अब ये देखिए कि हमने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी, लगभग लाख इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट, मैं अपने पोर्टफोलियो रेशियो वाइज बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट को पहुँचा रखा है। तो अब जब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को पहुँचा रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एफआईज और डीआईज ने स्टेक बढ़ाया हुआ है, मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में ब्रदर, क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोग एजुकेटिव डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ला रहे हैं कि किस तरह से हम अपने सही डिसीजंस को आगे बढ़ा पाएँ। अभी जैसे मैंने आपको जो कुछ चीज़ें जोड़ के दिखा दी, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको जो जब ये जोड़ के दिखाई, तो आपने देखा कि 22,000 रुपये का पैसा बना हुआ है। अब मार्केट जैसे करेक्ट हुआ, और मुझे लगता है, मान के चलो नाउ-अ-डे, आज की तारीख में लगता है अरे अच्छा बहुत आए थे मार्केट में। मेरी अभी किसी एक फ्रेंड से बात हुई थी कल, तो वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे जानकार हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं आप लोगों के समक्ष ये सब चीज़ें शेयर कर लूँ, सो दैट कि आप अपनी एक सही एनालिसिस कर पाएँ। मुझे लगता है भाई, पता नहीं कितना मैं फ्रूटफुल हूँ कि नहीं, तो वहाँ पे वो एक मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो जब मैंने बोला कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उनको पता चला, बोले ठीक, मैंने कहा कि मैंने किया हुआ था, तो बोले पहला क्वेश्चन था उनका, मैंने कहा स्मॉल कैप वगैरह में कर रखा था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन ये था प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मतलब कि एक अच्छा खासा जानकार होने के बावजूद भी यही था कि इतने मार्केट करेक्शन में बंदा डेफिनेटली जो है प्रॉफिट में होना थोड़ा मुश्किल बात है, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि प्रॉफिट में हो क्या। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी, उनको डाइल्यूट किया। ऐसा भी नहीं कि मैं कहूं कि एस्कोनेट ने मेरे को पैसा डबल किया, बनाया नीचे, आज वो नीचे लॉस में दिखा रही है ना मेरे को, तो कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है। कुल मिला के जो स्थिति में हैं हम, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 25 सितंबर का जो स्क्रीनशॉट था, दैट इज 25 लाख अप्रोक्सीमेटली। नाउ आई एम ऑन अप्रोक्सीमेटली 11 लाख। मार्केट भी टॉप से करेक्टेड है, डिफरेंट कंपनीज में बहुत सारी गलतियों को, लॉसेस को बुक किया है, प्रॉफिट्स को भी बुक किया, और चीज़ें करते कराते सीखे। ये लर्निंग स्टेज है, मतलब यहाँ पे कोई मैं ऐसा नहीं कि मैंने फाइनली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेके और सही डिसीजंस लेके मैंने काम कर लिया। गिरते पड़ते चीज़ों को कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वी आर इन अ क्वाइट गुड लेवल। क्यों? क्योंकि सही कंपनीज लंबा समय, 50 महीने के करीब हुआ, ठीक है। तो इनमें ये डिसीजंस लेके फिर उसके स्टेप्स को बताया। अब जैसे यथार्थ की बात करो, अब जैसे यहाँ पे मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बाइंग का तरीका की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने हमेशा करता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ। मैंने बहुत जो बाइंग स्ट्रेटेजी की एवरेजिंग वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने जैसे कर करके दिखाई और बोली। और यहाँ देख सकते हो मैं 457 के प्राइस पे हूँ, मार्केट ये भी गिरी हुई है कंपनी, और अभी भी 9% नेगेटिव में हूँ, पैसा 1 लाख रुपए लग गया, ठीक है। अब अगर इस कंपनी को चलना है, एफआईज ने स्टेक बढ़ाया, डीआईज ने स्टेक बढ़ाया, तो मेरा पैसा बनेगा? बोला हाँ बनेगा सर, अगर ये ऊपर जाएगी तो बनेगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगी? फ्रॉड हुआ नहीं, चीज़ें खराब नहीं हुई, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो सकता है एक आध बार का रेवेन्यू ऊपर नीचे कुछ हो जाए, लेकिन चीज़ें देखी जाती हैं विजन लेवल पे। अच्छा, फिर डिपेंडेंसी बना दी क्या केवल यथार्थ पे? नहीं, पोर्टफोलियो वाइज आप डायनेमिक केबल्स में भी हो, आप जो है कह सकते हैं कि ज़ोडिएक में भी हो, आप केसॉल्स में भी हो, आप वरी रिन्यूएबल में भी हो, आप जैगल में भी हो, आप वीबीएल में भी हो, आप स्काई गोल्ड में भी हो, आप जो है डी प्लास्टिक में भी हो, और एवरी नाउ एंड देन यू आर इंक्रीजिंग स्टेक्स वेयर एवर यू विल गेट द चांस। कंपनी को पढ़ा, देखा हाँ इसने फ्रॉड नहीं किया, चीज़ें सही हैं, ज़्यादातर इसके रिजल्ट सही रहे, चीज़ें कॉल सही है, फिर भी एक आध दो धोखा दे गई तो, लेकिन जो नहीं धोखा दी वो अपने आप में ऑटोमेटिकली आपको इतना आगे ले जाके खड़ा कर देंगे। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा, चीजें ऑल टाइम हाई पे होंगी। तो इस तरह सोचो। अब जैसे यहां पे मैं कहूं यथार्थ, तो ये लंबा समय लगता है,
ठीक है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे मैं यही बात करूं कि अभी यथार्थ की ही बात कर लो, तो यथार्थ में भी देख सकते हो कि ये 3 मार्च को भी देखो लास्ट शेयर मेरा बाय हुआ था इसमें 351 पे, ठीक है। और देख सकते हो कि धीरे 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 ये सब करके, और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं बिल्कुल, तो ये देख सकते हो कि पुराने समय में चीज़ें कैसे काम करती हैं। आज यथार्थ पूरा गिरा हुआ है, बोला हाँ गिरा हुआ है, टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, ऑलमोस्ट बॉटम पे चल रहा है चीज़ें, मतलब जहाँ पे लगभग है आई है, कोई सॉरी कोई बहुत बड़ा वो नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो 370 पे 2 शेयर दिए, ये आज भी ग्रीन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये पैसा बना, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है यथार्थ में दैट इज 9% नेगेटिव, बट प्रैक्टिकली जो ओल्ड शेयर्स हैं और आपने खरीदे थे जिनको समय लगा, कंपनी ठीक है, तो पैसा वो ग्रीन में दिखाई पड़ रहा है। आपकी बाइंग लेवल्स हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक एक दो दो एक एक दो दो करके, यहीं पे अगर मैं बड़ा लॉट ले लेता, बड़े उस पर ले लेता, तो फिर मुझे एवरेज आउट चीज़ें करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। लिया भी जाता है बट आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे ये 10 क्वांटिटी ली है, तो ये आज के प्राइस के हिसाब से मुझे 1120 रुपये नेगेटिव दिखा रही है, ये दिखा रही है नेगेटिव। तो ये भी बातें हैं, लेकिन मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगा आगे आने वाले समय में कि नहीं। तो ये देख सकते हो कि इस तरह से धीरे 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 बाद में ये देख सकते हो ग्रीन भी दिखाई पड़ने लगे, जो बाद में भी शेयर्स लिए तो है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी कंपनी उठा लो। अब ये यथार्थ अगर रिटर्न बनाने में सक्षम होती आने वाले 4 से 5 सालों में, तो पैसा बनेगा, लंबे समय में चीज़ें बनने लगती हैं। तो ये चीज़ होती है किसी भी उसमें शेयर में जाने के लिए या किसी भी चीज़ों को करने के लिए। अगर बढ़ेंगे, जैसे फोकस है, फोकस में देखो काफ़ी पुराने समय से इन्वेस्टिंग, आज इसमें भी 4.9% पॉजिटिविटी है, तो भैया क्यों, फिर भी मैं देख सकते हो 46% नेगेटिव में हूँ अपने इन्वेस्टमेंट से। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा पैसा हाई लेवल्स पे लगा दिया। तो इन सब चीज़ों से भी सीखने को मिलता है। के सॉल्व्स की बात करूँ, के सॉल्व्स, यस हाँ के सॉल्व्स, तो ये भी देख सकते हो, इसमें भी अभी मैं 9% नेगेटिव हूँ, आज ये 6.2% के गिरावट में आई है। अभी कभी 20% अपर सर्किट मारती नहीं, छोटे मार्केट की अभी कंपनी में ये सब चलता रहता है, बशर्ते कंपनी कभी फ्रॉड ना करे। अभी इसमें डिविडेंड मिलने वाला है करीबन 1290 या समथिंग लाइक दैट का। अभी आज ही डिविडेंड लगभग 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, वीवीएल में डिक्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से करीबन 800-900 रुपये का डिविडेंड यहाँ से मिलेगा, देन दूसरे पोर्टफोलियो में भी कुछ शेयर्स हैं वहाँ से मिलेगा। तो लंबे समय में चीज़ें बाउंस बैक करके पैसा आपको देने लगती हैं। मैं ही अगर बोलूँ कि 30,000 रुपये का इन्वेस्ट 31,000 रुपये तक के जो डिविडेंड आ चुका है, अब ये डिविडेंड भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिस तरह से शेयर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कंपनी बढ़ रही है, जिस तरह से जो सही चीज़ें हैं। तो हमको उस लंबे समय की कंपाउंडिंग से पैसा बनाना है, ठीक है। और वो ही वंडर में मतलब आपको बनाता है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा कि भाई मैंने 25 के देख लिए थे प्रॉफिट्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गो टू 50 लाख, बट प्रैक्टिकली मार्केट ने 25 से नीचे में जो 11 दिया, 11 पे लाके खड़ा किया। लेकिन आप सिनेरियो चेकआउट करो ना, ये 11 बाउंस बैक मिलेगा आपको, वापस आप जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, बशर्ते आप ऐसे समय पे डिसीजन कितना ले रहे हो। और वहीं पे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपसे कि मार्केट में जैसे निफ्टी 50 का चार्ट था, ये देखो, तो अब ये थोड़ा सा एक मिनट ऊपर कर लूँ तो हाँ ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये इसमें आपको कितना देगा, 3.8% के लगभग फ्लैट क्लोजिंग आपको दिखाई पड़ रही है ऑल टाइम हाई से यहाँ तक, ठीक है। कब से? 2021 से लेके 2023, ठीक है। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023, 21 से 22, 22 से 23, 2 साल तक पैसा नहीं बना। आप अब इस सिनेरियो में मान के चलो, ये जो करेक्शन अभी हम लोगों को मिली है, कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। कंसोलिडेशन जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर जिस तरह से अभी दिखा कि पिछले 5 दिन जबरदस्त पॉजिटिविटी थी, आज एक दिन में काफी बड़ी गिरावट है। मार्केट में पैसा कमाना भी आसान काम नहीं है। आपको अब मान के चलो, मान के चलो यही सेम सिचुएशन है। आज मान लो मैं लिख देता हूं कि भाई मार्केट अगले 2 साल तक पैसा बना के नहीं देगा। 2 साल? अरे नहीं, उससे अच्छा एफडी कर लेते हैं, वहां से उतना मिल जाएगा। भाई ऐसी सोच है भाई, इन 2 सालों में एज ऑन डिप अच्छी कंपनी में धीरे 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 करके इन्वेस्टमेंट करते रहो। 2 साल में आपको 2 साल की सैलरीज मिलेंगी, 2 साल की सेविंग्स होंगी, धीरे 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 करके। और जब चीजें रन आउट करेंगी, मतलब जैसे आप ये देखोगे कि मान के चलो 2 साल आपने पेशेंस रखा, धीरे धीरे अच्छी कंपनीज में अपनी सेविंग के हिसाब से जिस फंड्स की जरूरत ना हो, धीरे धीरे डालते रहे, करते रहे, एक्यूमुलेशन होता रहा, पैसा नहीं बना, जीरो रहा। मान के चलो आज मैं जैसे 11 लाख के प्रॉफिट्स में हूं, इसी के आसपास बना रहा हूं अगर अगले कह सकते हैं 2 सालों तक, तो क्या होगा? मेरी इन्वेस्टिंग अगर 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली है पर मंथ, और अच्छी कंपनियों को मैं देखना, उनके रिजल्ट्स को देखना, समझ रहा हूँ, बॉटम्स को थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ठीक है कि इसने मौका दिया तो 2 शेयर इधर ऐड कर लिए, उसने मौका दिया तो 2 शेयर उधर ऐड कर लिए, और हमेशा छोटा मोटा फंड्स तो अवेलेबल ही रखा। तो 2 सालों तक अगर इन्हीं लेवल्स के हिसाब से पैसा पड़ता रहा,
तो क्या होगा कि जब ये चीज़ें बाउंस करेंगी और अच्छी, ये यहाँ पे जब भी चीज़ें ये बाउंस करेंगी, ऊपर जाएंगी, तो क्या होगा कि आपका पैसा कंपाउंडिंग होगा, बिकॉज आपने इन लेवल्स पे 2 साल तक पेशेंटली धीरे धीरे करके पैसा लगा। आज मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं क्यों? क्योंकि मेरा खुद का कैपिटल सेफ हुआ, कि मुझे 11 लाख के रिटर्न्स मेरे पास बने हुए हैं, तो मैं अपने प्रॉफिट से नीचे हुआ हूं। बहुत से लोग घबराए हुए, डरे हुए होते हैं, होंगे भी, होना भी चाहिए कि भाई मेरा अपना हार्ड अर्न मनी जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट्स में से डाउन हो रहा है तो ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बाद में आता है। ये आज जो विजय केडिया सर हैं या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इन लाखों मतलब हजारों करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है, 200-400 करोड़ ऊपर नीचे कुछ भी हो जाते हैं और बढ़िया से गाना गा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट मार्केट ने कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी बढ़ा दिया। उनको पता है यार चीज़ें बॉटम आउट हैं और चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, और मैं जो है दैट विल अगेन बाउंस बैक द थिंग्स, ठीक है, होनी है। तो हमें इस हिसाब से चलना चाहिए। और मान के चलो, मैं कह रहा हूं कि चलो यही जो चीज मैंने अभी बोली कि 2 साल मान के चलो पोर्टफोलियो ने 0 रिटर्न बनाया, कि मान लो मैं आज 11 लाख के प्रॉफिट्स में, इसी के आसपास प्रॉफिट्स बने रहे, मार्केट इसी के आसपास चीजें रही, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। लेकिन आप ये सोचिए कि 2 साल 12 दूनी 24 महीने 50,000 रुपए महीने का भी एवरेज निकाल लूं तो लगभग 10-12 लाख के आसपास का पैसा लगा सकूंगा। किन लेवल्स पे? इन लेवल्स पे। जब भी पॉजिटिविटी आएगी, दैट दिस 12 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया ऐसी गिरावट में, छोटा कभी ऊपर कभी थोड़ा छोटा नीचे कभी ऊपर, ऐसे करते हुए जब आपने चीज़ों को किया, तो आप सोचिए कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो तो मुझे रिटर्न देगा ही ऑल टाइम हाई के लिए, कि मतलब जो आज 11 लाख है और मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो मेरे 25 लाख के प्रॉफिट्स दिख रहे थे, वो 25 लाख पे पहुंचेंगे। पैरेलली ये जो 11 लाख रुपए, सॉरी, ये जो आपने 50,000 रुपये पर मंथ की 2 साल तक इन्वेस्टिंग जो की, 10-12 लाख रुपए जो आपने डाले, ये भी मुझे बैकअप देंगे, तो इनका भी मुझे पैसा बढ़ेगा। यानी कि वो 25 लाख के प्रॉफिट्स दैट विल गो ऑन 30 to 35 लाख, मतलब जो भी जाए, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं। एक आध दो गड़बड़ भी जाएंगी कंपनीज, बशर्ते उसमें आपने डिपेंडेंसी या पूरी जान ना लगा रखी हो कि हम भैया ठीक है मैंने इसमें लगाया, मेरे तो गिरधर गोपाल यही कि भैया ये चला तो मैं राजा और ये नहीं चला तो मैं जीरो। वो भी नहीं करना है। आपको अपने कैलकुलेटेड रिस्क रेशियो के हिसाब से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके बढ़ना है, और पैसा मार्केट बना के देगा जब भी चीजें चलेंगी। अच्छी कंपनी अगर पकड़ में आ गई, सही शेयर्स हो गए, सब तरह से इन्वेस्टिंग हो गई, तो बाकी 4 जगह लॉस भी हो गई, एक ही कंपनी अगर कंपाउंडिंग देने लग गई और सही चल गई और आपका उसमें ठीक इन्वेस्टमेंट है, दैट विल डू वंडर्स इन योर फ्यूचर। ठीक है, उन चीजों को देखा। मैं तो अपने एफडी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, तब भी मैं कह रहा हूं आई एम क्वाइट गुड, कि मेरे को अगर आज मैं एफडी करने जाता, 30 लाख रुपए मेरे को जो मेरे पोर्टफोलियो मैंने 4 सालों में डाल पाया, लगभग 50 महीने मैंने डाल पाया, वो पैसा मुझे एफडी एसबीआई समझ लो, एसबीआई में डालने जाता तो वो मेरे को कहते कि लाओ पूरा 30 लाख रुपीस दीजिए भाई साहब, दे दिया, लॉक कर दिया साहब, बोला ठीक है, एमआईएस की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके पास पहुंचता रहेगा, लेकिन वहीं पे टीडीएस भी कट जाएगा अगर आप टैक्सेबल सोर्सेज में उसमें आते हो, लेवल पे आते हो। मैं कह रहा हूं चलो आपने 15G डाल दिया, टैक्सेस से भी बच गए, तो भी आपको कितना पैसा मिल रहा है? 15 लाख पे कितना मिल रहा है? 10, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए पर मंथ का बैठेगा लगभग एवरेज। ठीक है, 10,000 तो भी 20,000 बना, और मैंने अभी कैलकुलेट किया तो 22,000, तो उससे तो ज्यादा ही है जब मार्केट करेक्टेड है। तो आप इस तरह से सोचिए, और आने वाले समय में जब चीजें रन आउट करेंगी, ऊपर बढ़ेंगी, तो दैट विल गिव कंपाउंडिंग। और ये पैसा मैंने पूरा 30 लाख रुपए एक बार में नहीं दिया मार्केट को, मैंने धीरे 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 दिया। ठीक है, तो अब ये जो माइंडसेट है, ये जो पॉजिटिविटी है, इस पे समझ के चलना चाहिए। और वहीं पे जैसे बात करते हैं कि हुआ क्या मार्केट में, क्या हुआ, यहाँ छोटा सा हल्का सा फ्लैट ही दिख रहा है, और वहीं देख सकते हो कि स्मॉल कैप में 1.63% गिरावट है। तो ऑब्वियसली है यार, इंडेक्स गिरा है, अच्छी कंपनी भी गिरी है, खराब कंपनी भी गिरी है। वो अगर नीचे गिरी हैं तो उनका पी सस्ता होगा, इंडेक्स का पी सस्ता होगा। और कंपनी देखो यार, कोई खराब नहीं होती, ना स्मॉल कैप खराब होती, ना मिड कैप खराब होती, ना लार्ज कैप खराब होती है। आप किस वैल्यूएशंस पे उसे खरीदते हो, कितने पैरामीटर्स उसके आपने देखे हैं, कितना भरोसा दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये कंपनी जो है पैसा बना। अभी जैसे आपने बैंकिंग सिस्टम में देखा होगा कि बैंक में गवर्नमेंट, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, सब गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक हैं। सब में जो आरबीआई की पॉलिसी है सेम लगती है, भैया इतना 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सेफ है, बाकी का अगर है तो वो, अगर बैंक मतलब करप्ट होता है या कुछ मतलब क्रैश डाउन करता है, समथिंग लाइक दैट, तो ये तो उन बैंक की बात करिए, तो है ना, डिफरेंट है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो हमें पोर्टफोलियो वाइज भी उन चीज़ों को देखना चाहिए कि भैया ठीक है कि हम अगर लगा रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनीज हैं,
हमारे पास, वो कंपनी इंडिविजुअली कैसे बिहेव कर रही है। तो कंपनी चाहे छोटे मार्केट कैप की हो, वहाँ होता इसलिए रिस्क एपेटाइट, रिस्क ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि उनके डिफ़ॉल्ट करने की कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। लेकिन वहीं पे आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क रेशियो के हिसाब से आपने एलोकेशन करने की कोशिश की तो फिर बात बनने लगती है। ठीक है, अब यथार्थ हॉस्पिटल की बात करूं मैं, तो यथार्थ हॉस्पिटल वालों को अगर फ्रॉड ही करना है तो फिर आप मत जाइए। आप उनके, मैं कह रहा हूं कि आप विजिट करके आइए, उनकी बैलेंस शीट को देखिए, उन सब चीज़ों को देखिए। आपको क्या लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल चेन, मैं इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल आपको सोच की बात बता रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में यथार्थ हॉस्पिटल की चेन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो उसके पूरा डाटा देखो, डायनेमिक केबल का क्या हुआ, कहां बन रही, किस तरह कंपनी, क्या कैपेक्स चल रहा, कहां कहां से ऑर्डर है, क्या कुछ है, क्या लगता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको लगा सही है छोटे मार्केट की आपकी कंपनी, अपना अपने रिस्क एपेटाइट देखा, और मेरा तो 700 का प्राइस है और मैंने उसमें बाय किया है, बट अब मैं उसमें उतने तक बढ़ने के लिए तैयार हूं भाई। वो अगर इन्हीं लेवल्स पे चलती रही 500 550 तो ठीक है, जब अगला फंड तो थोड़ा लगा लिया, देखेंगे बहुत ज़्यादा लग गया तो रुक गए। आज स्काई गोल्ड में फिर थोड़ा सा पैसा लगा दिया, 23,000 की इन्वेस्टिंग 4 लाख थी, आज वो मैंने आपको बताया कि 10,000 बढ़ गई 33,000 हो गई, आज फिर 2 शेयर एड ऑन हो गए। कोई जीटीडी ट्रिगर तो हो, जैगिल की बात करूं, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एकदम से बड़ा पैसा नहीं लगाया जाता है। कंपनी को पढ़ा जाता है, कंपनी को देखा जाता है, कंपनी पर भरोसा डेवलप किया जाता है, उस पर और डीप रिसर्च की जाती है, और लंबे समय में एक लंबी जर्नी चलती है आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए। और ये जो गिरावट होती है ये मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए होती है। आज भी देखा जाए तो अगर मैं कहूँ 1.60% गिरावट है, तो छोटे मार्केट की आपकी कंपनी में पैसा, अब देख सकते हो ये 554 शेयर्स ग्रीन में, बाकी सब ये रेड में है, तो कहाँ से पोर्टफोलियो चलेगा। अब मान के चलो इनको लगा, जैसे ये 25 तारीख है आज की, और एफआईज ने यहाँ पे 5,371 करोड़, कल तक हम लोग एफआई से परेशान थे, आज हम डीआई से परेशान है कि क्या साहब 2,768 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया। तो भैया किसी ने तो बेचा, तो 2,768 करोड़ रुपए का डीआईज ने, हो सकता है स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक किया हो कि भाई, और इनकी बाइंग जो है कि दूसरे सेक्टर्स में आई हो, जिस तरह का इंडेक्स दिखा रहा है। तो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से चलना है, तो इंडेक्स वाइज भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब वही कंपनीज छोटे, मान लो छोटे मार्केट की आपकी कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं, और वही कंपनीज जब वो बढ़ने लगती हैं, करने लगती हैं, तो फिर वही मिड कैप में आती हैं, वही फिर लार्ज कैप में आती हैं। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल बनता है। आपको जज करना आना चाहिए कि हाँ भैया देखो जेंसोल ने गड़बड़ किया तो भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, निकलो बाहर। हम क्यों उनके रिस्क के हिसाब से चलें, हम सेफ खेलेंगे ना थोड़ा, जिनका पैरामीटर्स अलाउ कर रहा, जिनका चीज़ें अलाउ कर रहा, जहाँ पे प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फिर उसमें एलोकेशन बढ़ाते हैं, और गलती होती तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ भैया यहाँ गलती हुई है, चलो निकलो बाहर, लॉस भी बुक करो, लेकिन वो दैट इन अ कैलकुलेटेड वे हो, तो आपका बनने लगता है, चीज़ें होने लगती हैं। तो हमें इस हिसाब से समझ के चलना चाहिए। इनने खरीदा, उनने बेचा, उन्होंने खरीदा, इन्होंने बेचा, ऐसा नहीं चलेगा। और लंबे समय में जब आप चीज़ें करने लगोगे तो फिर समझ के तो बात बनने लगती है। अब जैसे ये एसएमई वाला जो सेक्शन है, यहाँ देख सकते हो कि क्या हुआ कि अच्छा खासा 2% गिरावट है, कड़ाक से नीचे आया, फिर उसी लेवल पे चलता रहा। तो ठीक है यार, कहीं तो किसी ने बेचा, तो एफआईज ने मान लो बेचा या डीआईज ने बेचा, छोटा एलोकेशन लगता है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, स्मॉल कैप का चार्ट अगर देखा जाए, ये क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। ठीक है, ये खुला, सुबह पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हुआ, और अच्छा खासा नेगेटिव हुआ। आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है, तो छोटे मार्केट कैप है, तो नीचे गिराएगा भी वैसे ही, उठाएगा भी वैसे ही, तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे मार्केट का। बशर्ते आप इस बात पे ध्यान रखो कि आप खरीदे क्या रखे हो, उनमें कहीं कोई कमी आ रही, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई हो, चाहे मार्केट ऑल टाइम लो हो, आपकी कंपनी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से डिसीजंस लो, और धीरे धीरे करके एलोकेशन, अगर सही है सब कुछ तो बढ़ते रहो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, विदाउट रिस्क, अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन हुई है, और ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा। तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी कुछ कवर किया। और यहाँ देख सकते हो डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन है, इसका क्या बोलते हैं, वीबीएल का, तो वीबीएल का है, के सॉल्व्स का है, फिर कभी कुछ कल को कोई और देगा, धीरे आगे इन्वेस्टिंग कर ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर आगे बात बनने लगती है। 25 लाख के प्रॉफिट्स देखें, कभी 50 लाख के भी आप देखोगे, आज 11 पे हो, मार्केट भी करेक्टेड है, सब थोड़े से नीचे आए हैं, तो आप भी वहीं पे हो, क्या दिक्कत है। और मैंने जिन इंस्ट्रूमेंट्स में आप लगा सकते थे बाहर, वहाँ से भी कैलकुलेट करके दिख लिया। हाँ, ऑफिस में एक और बात हो रही थी कि भाई जैसे हमारे यहाँ एक हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने सर 3 लाख के मेरे प्रॉफिट्स हाईएस्ट थे, कब, म्यूचुअल फंड्स में, कब, अभी जो सितंबर तक में बात की गई, तो 3 लाख रुपए
उनके टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट में 3 लाख रुपए प्रॉफिट में था। ठीक है, गुड। अभी क्या है, 1 लाख के प्रॉफिट बचे, 2 लाख रुपए डाउन। तो आप ये भी तो देखो कि जो 24 हावर्स वाले इन्वेस्ट मतलब कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और उसमें लगे हुए हैं, 60% 66% प्रॉफिट डाउन हुआ ना। तो हमारे भी रेशियो देख लो, अगर मैं कह रहा हूँ 24 लाख के आसपास, 25 लाख के आसपास का था, तो 8 3 24, 8 8.5 लाख, तो उससे तो क्वाइट गुड, वी आर इन अ गुड शेप। तो ऐसे, और क्यों क्यों गुड शेप में, कि भाई हम भी उसी रेशियो में, तो हम कहाँ गलत हैं, जबकि हमने बहुत सारी गलतियां की, हम तो सीख रहे हैं। तो अब हम अगर इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो को दिखा रहा हूं, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आई एम परफेक्ट या हर चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को एवेल्युएट करना जरूर जाने। और वहां पे जैसे देख सकते हो कि 8 8.5 लाख के अगर मैं 3 टाइम्स में डिवाइड कर दूं, तो 8.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनना चाहिए अगर उनके म्यूचुअल फंड से मैं रेशियो लेता हूं तो। वेयर एज वी आर इन अ 11 लाख प्लस। ठीक है, हो सकता है कभी वापस नीचे भी आऊं, फिर थोड़ा ऊपर हो जाऊं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे समय में ही चीज़ें फिर आगे जाके जब बाउंस बैक करती हैं, बढ़ती हैं, चीज़ें होती हैं, तो फिर वो आपको रिटर्न बढ़िया देने में लग जाती है, और फिर आपका एक्सपीरियंस ही पैसा बर्बाता है आपका मार्केट में। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने कवर तो काफ़ी कुछ कर दिया। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करवाइए। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।